हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जो लगभग 50% सभी स्टूडेंट को याद रखना चाहिए, ऐसे बेसिक आर्टिकल हैं, तो सभी आर्टिकलों को आज हम जानेंगे। और टाइप 1 है, टाइप 2 भी दो पार्ट में बांटे हैं। तो टाइप 1 अभी आपको टाइप 1 को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और टाइप 1 के बाद टाइप 2 भी होगा। तो आप टाइप 1 टाइप 2 दोनों को प्लीज़ आप देख लें, क्योंकि आर्टिकल से जो भी क्वेश्चन आता है और मेरे ये पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक से आर्टिकल चैप्टर यानी अनुच्छेद से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आइए महत्वपूर्ण अनुच्छेद, पहले अनुच्छेद के बारे में जानिए। अनुच्छेद के बारे में जानने के लिए मूल यानी कर्मानुसार मूल में एक भाग भी आता है, जो भाग 22 होते हैं, और गणना अनुसार वर्तमान में 25 होते हैं। कितने होते हैं वर्तमान में? गणना अनुसार 25। और मूल में कर्मानुसार अनुच्छेद 395 होते हैं, लेकिन वर्तमान में गणना अनुसार 446 होती है। तो 446 कैसे होती है? जैसे मान लीजिए कि एक डिजिट होता है 395, इसी तरह जैसे 124 का ये ऐसे करके ABCD कैपिटल ये सब जोड़ दिया जाता है, क ख ग। तो इसी तरह 446 है वर्तमान में। और अनुच्छेद यानी आप अनुसूची पढ़े होंगे। अनुसूची जो है मूल में 8 है और वर्तमान में 12 है। तो ये तो सभी देख लिए। ठीक उसी प्रकार अब आइए, जैसे भागवान में अनुच्छेद 1 से 4 की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ। तो आपको ये दिमाग में रखा होगा कि भारत राज्यों का संघ। तो आप कभी कभी पूछता है भारत राज्यों का समूह है कि भारत राज्यों का संघ है। इस सभी पर आप ध्यान रखे रहिएगा कि भारत राज्यों का संघ होगा आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 में जैसे राज्य का निर्माण या स्थापना, तो राज्य के निर्माण या स्थापना करना हो तो जैसे अनुच्छेद 2 में, जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में जैसे हमारे देश में 29 राज्य हैं। अगर दूसरी जगह राज्य कोई मान लीजिए जगह उसको राज्य बनाना हो, तो आर्टिकल 2 के अनुसार ही हम क्या करेंगे? उस राज्य का निर्माण करेंगे, स्थापना करेंगे। आर्टिकल 3 में होता क्या है? राज्य का निर्माण क्षेत्र, सीमाओं। होता क्या है कि राज्य निर्माण क्षेत्र सीमाओं, इसका मतलब होता क्या है? जैसे राज्य का निर्माण क्षेत्र सीमाओं में होता क्या है? जैसे इसका उल्लेख करना यानी परिवर्तन करना। तो राज्य निर्माण क्षेत्र सीमाओं में उल्लेख करना, इसका मतलब हुआ कि राज्य निर्माण क्षेत्र सीमाओं, जैसे मान लीजिए हमारे देश में जैसे बिहार एक राज्य है, तो बिहार एक राज्य का, जैसे हमको बनाना है इसको बिहार से बाहर बनाना है, तो राज्य के निर्माण या क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन किए आर्टिकल 3 में ये काम यानी उसके विवरण से किया जाता है। तो अनुच्छेद 3 में किसी भी राज्य का नाम अगर बदलना है, सीमा को बदलना है, तो उसको क्या कहा जाता है कि आर्टिकल 3 में उसका विवरण रखा गया है। अब बात हुआ कि अनुच्छेद 4 क्या है। जैसे मान लीजिए कि अनुच्छेद 4 ये खासकर उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सुन लीजिए क्या है। अनुच्छेद 4 ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी राज्य या किसी भी राज्य का निर्माण करना है, किसी भी राज्य का निर्माण या स्थापना करना है, जैसे मान लीजिए कि किसी भी राज्य के किसी भी एरिया में हमको निर्माण करना है, तो उसमें जो है कोई भी संसद 368 का संशोधन नहीं करेगी, और संशोधन नहीं होगा 368 के थ्रू, और उस राज्य का निर्माण या स्थापना कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरे देश हमारे देश में आकर किसी राज्य पर अपना स्थापना कर रहा है, तो उस समय संशोधन 368 किया जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब बात रहा भाग टू जो अनुच्छेद 5 से 11 तक, ये क्या है? नागरिकता का अधिकार है, नागरिकता का अधिकार है। तो बात रहा नागरिकता का अधिकार। तो नागरिकता का जो अधिकार है वो नागरिकता, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन उतनी नहीं पूछी जाती है। और देखिए भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार भाग 2 है। मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के सभी आर्टिकल को पढ़ना है, तो इसके लिए एक अलग वीडियो बनाए हैं, तो इसको भी प्लीज़ आप देख लीजिए। भाग 4 है। तो भाग 4 को कैसे पढ़ना है? भाग 4 जो है 36 से 51, ये नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व।
तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में भाग 4 यानी 36 से 51 तक। अब देखिए मस्ट वीवीआई है भाग 4A। तो भाग 4A जो मौलिक कर्तव्य है, क्या है? मौलिक कर्तव्य है। मौलिक, अब देखिए भाग 4 जो मौलिक कर्तव्य बहुत वीवीआई मस्ट है, जो भारतीय संविधान में इसको शामिल नहीं किया गया था। लेकिन हुआ क्या कि जब मौलिक कर्तव्य भाग 4A जो है इसको भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया था, तो 42वें यानी 42वें संविधान 1976 में इस भाग 4 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि भाग 4A 51 के ए में आर्टिकल है जो मौलिक कर्तव्य का विवरण दिया गया है। अब आइए, अब टाइप बाई टाइप बातें हैं। अब इसके बाद राष्ट्रपति में आइए। तो सबसे पहले ये देखिए, लाइन बाई लाइन, सीरियल बाई सीरियल याद करना मुश्किल है। आप याद कर लीजिएगा फिर आप भूल जाइएगा। तो इसीलिए आपको एक पद बाई पद, पार्ट बाई पार्ट बात कर अलग अलग इसको याद रखिएगा तो याद रहेगा। तो देखिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, इसमें क्या चर्चा किया गया है? इनके पद को, कि राष्ट्रपति पद होगा, इसमें इसके पद को विवरण किया गया है। और क्योंकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का एक पद होगा, आर्टिकल अनुच्छेद 52 में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 53 में इनके शक्ति एवं कार्य, जैसे कार्यपालिका में राष्ट्रपति निहित होते हैं, कार्यपालिका के शक्ति में राष्ट्रपति निहित होते हैं। आर्टिकल 53 में ये बात बताया गया है। तो राष्ट्रपति का शक्ति एवं कार्य अनुच्छेद 53 में बताया गया है। और 54 में इनके निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में 54 में बात बताया गया है। और अनुच्छेद 61 में महाभियोग। देखिए महाभियोग क्या होता है? जैसे किसी भी सिचुएशन में, यानी मान लीजिए कि हमारा मूल भारतीय संविधान का किसी भी सिचुएशन की तरह उनको उल्लंघन कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उनको हटाया जा सकता है। अब आर्टिकल 72 जो है, अब इसके बाद आर्टिकल 72 में यह बात बताया गया है क्षमादान की शक्ति, यानी राष्ट्रपति मृत्यु से लेकर सभी किसी को, मृत्यु अपराध लेकर छोटे से बड़े अपराधों को क्षमादान शक्ति उनके पास ऐसा है कि वो क्षमादान कर सकते हैं। तो ये बात हुआ कि क्षमादान शक्ति केवल अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति में है कि मृत्यु दंड को वो क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, और किसी में ये बात नहीं है। और छोटे मोटे क्षमादान माने राज्यपाल में है, लेकिन क्षमादान मृत्यु सजा को ये जो है क्षमा कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 72 में ये बात बताया गया है। फिर अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन। तो लोकसभा का विघटन, एक बात ये जानिए कि कभी कभी ये बात पूछता है कि लोकसभा का विघटन होता है, राज्यसभा का विघटन क्यों नहीं होता है? तो लोकसभा एक अस्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा अस्थायी सदन है। जब अस्थायी सदन रहेगा तो उसका विघटन नहीं होगा, लेकिन लोकसभा में विघटन हो सकता है। ये आर्टिकल 85 में यह बात विवरण किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 123। अब बात रहा कि अनुच्छेद 123, जैसे इसमें बात है कि अध्यादेश जारी करना। तो अध्यादेश यानी मान लीजिए किसी कारणवश, हमारे संसद में कितने अंग होते हैं? संसद में 3 अंग होते हैं। एक होते हैं राष्ट्रपति, एक लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा। होता क्या है कि लोकसभा राज्यसभा किसी कारणवश वे जो हैं अनुपस्थित हैं, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि वे किसी कानून या नियम को, बिल को पारित कर अवश्य वो क्या करते हैं, कानून को बना सकते हैं और वो इसको दर्शा सकते हैं। यानी इन्हीं में एक पावर है कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 123, यानी आप ये बात जान सकते हैं कि 123 में अध्यादेश जारी करना। तो अध्यादेश जारी करना 123 यानी तीनों मिलकर, क्योंकि मान लीजिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर ही ये काम करते हैं, लेकिन सिचुएशन किसी कारणवश दोनों अनुपस्थित रहें। अगर मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा अनुपस्थित हैं तो राष्ट्रपति इस नियम को आगे बढ़ा सकते हैं, पारित कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 143, ये सुप्रीम कोर्ट होता क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है कि यानी जब राष्ट्रपति साहब
यानी आपको मालूम होगा कि राष्ट्रपति साहब किसी कानून या नियम पर उनको अगर अच्छी तरह से समझ ना आए और उस नियम को अगर वो चाहते हैं कि किसी से सलाह ले तो वो किससे ले सकते हैं, तो अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं। कौन? तो राष्ट्रपति। और उनके सलाह अगर उनकी अच्छी लगी, उनकी अनुमति जो है अच्छी लगी, तो वो क्या करेंगे? उस पर काम करेंगे। उनको अच्छी नहीं लगेगी तो उस पर काम नहीं करेंगे। ये अनुच्छेद 143 में यह बात विवरण किया गया है। तो ठीक इसी प्रकार अब देखिए कैसे हमको रिकॉल करना है। जैसे हम कहेंगे भाग 1 1 से 4, जिसे अनुच्छेद 1 में कहेंगे भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में कैसे कहेंगे कि राज्य निर्माण या स्थापना, किसी भी राज्य का निर्माण करना है, हमारे देश से बाहर किसी भी एरिया को अगर राज्य का निर्माण करना है तो उस क्या करेंगे? अनुच्छेद 2 के तहत उसको करेंगे। लेकिन अनुच्छेद 3 के तहत राज्य का निर्माण या क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन करना हो तो अनुच्छेद 3 के तहत तो कैसे हो सकती है? तो मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि हमारे बिहार राज्य है, उसको बाहर बनाना है, तो एक देखिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद में राज्य निर्माण स्थापना करना, चाहे राज्य निर्माण क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन करना, ये हम लोग नहीं कर, यानी राष्ट्रपति नहीं करेंगे। ये बात है कि संसद ये करेगी। क्या करेगी? संसद। आप ये बात भी जानते हैं कि संसद में 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के थ्रू ही किया जाएगा। बात रहा भाग 2 में 5 से 11 है जो नागरिकता का अधिकार। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, माने महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जा सकता है। भाग 3 में 12 से 35 मौलिक अधिकार है। भाग 4 में 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4A मौलिक कर्तव्य 51 के ए में अनुच्छेद में दिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो VBI इंपोर्टेंट में है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। मस्ट VBI है। इसके बाद अनुच्छेद 52 में अनुच्छेद राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 में उनकी शक्ति एवं कार्य है। अनुच्छेद 54 में उनकी निर्वाचन है। अनुच्छेद 61 में उनकी महाभियोग है। अनुच्छेद 72 में उनकी क्षमादान शक्ति है। अनुच्छेद 85 में लोकसभा विघटन भी कर सकते हैं। इसके अलावा सत्रावसान के शुरू कर सकते हैं, सत्रावसान को समाप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत अनुच्छेद 123 का अंतर्गत यानी 1 2 3 याद करके आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जो तीनों आदमी करता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के तीनों अंग। तो 1 है तो 1 2 3 ऐसे याद कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 143 है, वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर राष्ट्रपति किसी कानून को बढ़ा सकते हैं, यानी बना सकते हैं। उनकी इच्छा करे तो उस अनुमति को मान सकते हैं या नहीं मान सकते, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब आइए फिर उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति 63 में यानी 63 में यह बात बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का पद होगा। भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। यह भारतीय संविधान में आर्टिकल 63 में यह बात बताया गया। 63 में पद है उपराष्ट्रपति का और 64 में माने उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं। तो राज्यसभा का जब सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति के वेतन के रूप में उनको नहीं दिया जाता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। यह 64 में यह बात कहा गया है, राज्यसभा का सभापति। यह किस में चर्चा है? तो अनुच्छेद 64 में। अब प्रधानमंत्री, अब इसके बाद प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री होते हैं। तो 21 आर्टिकल में कहा गया है, तो 74 में कहा गया है मंत्रिपरिषद। अब इसके बाद 75 में कि प्रधानमंत्री की पद को व्याख्या की गई है। प्रधानमंत्री के पद की व्याख्या की गई है किसमें? अनुच्छेद 75 में। अब बात रहा संसद के बारे में। आइए, ऐसे आप याद रखिएगा तो याद रह सकता है, लेकिन आप 74 के बाद 75, 75 के बाद 76, 77 ऐसे करके रेगुलर याद कीजिएगा तो आपसे याद तो हो जाएगा, लेकिन भूल जाइएगा तुरंत। ऐसे आप पार्ट बाई पार्ट उपराष्ट्रपति, संसद या सर्वोच्च न्यायालय से बांट कर आप याद कीजिएगा अलग अलग छोटे टाइप में, तो आपको याद रहेगा। जैसे अब संसद है तो संसद में हम विदेशी स्रोतों में पढ़े हैं, विदेशी स्रोत संसद जो है ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर बात है कि अनुच्छेद 79 यानी संसदीय, भारत में एक संसदीय व्यवस्था होगी, यह आर्टिकल 79 में यह बात बताया गया है। तो संसद की चर्चा किस में है? तो अनुच्छेद
79 में है, 80 में। अब बताइए, संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, तीन अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो यहाँ पर बात आप ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, तो ये राज्यसभा का पद होगा, यानी राज्यसभा, यानी 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा। लोकसभा पद का विवरण है, यानी इसमें व्याख्या की गई है अनुच्छेद 81 में लोकसभा का, कि लोकसभा का एक पद होगी, भारत में लोकसभा का पद होगी, यह अनुच्छेद 81 में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये उच्च सदन होते हैं। क्या होते हैं? उच्च सदन होते हैं, ये निम्न होते हैं। इसके बाद फिर आप पढ़ सकते हैं कि अनुच्छेद 100। तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि अनुच्छेद 100 कैसे याद करें, आर्टिकल 100। तो इसके लिए आप एक दिमाग में रखिएगा कि मान लीजिए कि 50-50 इसको बांटिए। जैसे आप कहते हैं कि जैसे कोई वोटिंग हो रही है, तो उस वोटिंग में लोग कहते हैं कि 50-50 वोट है। तो अब यहाँ पर बात है कि अध्यक्ष द्वारा, मान लीजिए कि 50-50 वोट है, तो जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष साहब द्वारा निर्णायक मत दिया जाएगा। अध्यक्ष साहब जिसको निर्णायक मत दे देंगे वो जो है वोटिंग में जीत जाएगा, और जिसको नहीं देंगे वो हार जाएगा। तो अध्यक्ष निर्णायक मत किस में है? तो अनुच्छेद 100 में है। निर्णायक मत। इसके बाद अनुच्छेद 105 है। अनुच्छेद 105 में आप ये ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद यानी विशेष अधिकार, संसद का विशेष अधिकार किस में है? अनुच्छेद 105 में चर्चा की गई है, विशेष अधिकार संसद का। तो संसद का विशेष अधिकार अनुच्छेद 105 में। आप फिर यहाँ ध्यान रखिए अनुच्छेद 108 जो संसद के अंतर्गत पढ़ है। तो देखिए, आप कभी कभी याद रखते हैं, जैसे श्री 108 श्री बाबा, ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि बाबा के नाम श्री 108 श्री जप है। तो ऐसे ही याद कीजिए, जैसे मान लीजिए कि कभी भी यानी संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन में यानी होता क्या है कि 108 श्री कि बाबा एक बैठ जाते हैं और चारों तरफ से बैठा लेते हैं और सभी को एक जाप देकर 108 बार मंत्र जप करो। तो वही है कि लोकसभा, यानी मान लीजिए कि संसद है, संसद में राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को बुलाकर और क्या करते हैं, एक संयुक्त बैठक कराते हैं जिसका नाम संयुक्त अधिवेशन है, जो अनुच्छेद 108 में चर्चा किया गया है, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन। अब देखिए, संयुक्त अधिवेशन जो है कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति। यानी कोई बिल पारित हो, उस बिल पर कोई काम नहीं हो रहा है, तो अगर राष्ट्रपति उस पर चाहेंगे तो संयुक्त अधिवेशन बुलाकर उस बिल को फिर से उसको यानी पारित कराएंगे और उस पर काम काज किया जाएगा। इसके बाद आप अनुच्छेद 110 है, इसमें अब ये भी बात है कि 110 में धन विधेयक, यानी आप ये भी याद कर सकते हैं ऐसे कि जब बाबा बैठते हैं तो सभी और बैठते हैं तो गुरु दक्षिणा लेते हैं, तो धन विधेयक के रूप में लेंगे। अब 116 में क्या होता है? 116 में लेखा, यानी इसमें है लेखा अनुदान। लेखा अनुदान 116 में। उसके बाद 117 में बजट है। तो ये आप अच्छी तरह से याद रखें कि 117 में बजट है, लेखा अनुदान है। लेखा अनुदान 116 में, तो आप कैसे याद कीजिए? 110, 108 के बाद 110, 110 के बाद 116, 116 के बाद 117। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय पर कुछ अनुच्छेद आर्टिकल में बेसिक रूप से इसको जानकारी लिया जाए, क्योंकि एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 124, इसमें एक बात है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय होंगे। ये आर्टिकल 124 में यह बात बताया गया, सर्वोच्च न्यायालय। आप तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय यानी अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के पद को विवरण किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय यानी एससी का पद को विवरण किया गया है अनुच्छेद 124 में। अब इसके बाद बात रहा कि अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 में
तो अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकार के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है अनुच्छेद 131 में। इसमें होता क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के पावर को दर्शाया गया है कि इसमें कितने पावर है, कितने बेसिक पावर, इस सब को इसमें सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकार को दर्शाया गया है अनुच्छेद 131 में। और अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन। अब दोस्तों ये क्या समझते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब? यानी आप ये कह सकते हैं कि जब कोई संसद या कार्यपालिका आप कोई नियम बनाती है, कोई संसद या कार्यपालिका नियम बनाती है, और नियम या कानून यानी ये अनुच्छेद यानी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुरूप यानी ये जो है खिलाफ गलत है, तो अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन करके यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या कर सकते हैं, उस नियम को खारिज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी 137 में उनके पास इतना पावर है कि कोई भी कानून संसद द्वारा बनी और वे जो है भारतीय संविधान के अनुसार ये अनुपालन नहीं करती है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन करके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसको खारिज कर सकते हैं। तो न्यायिक पुनर्विलोकन बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 137। और 143 का मतलब हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सलाह, इसी से सलाह कौन ले सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय से सलाह। तो राष्ट्रपति किसी भी कार्य को करने में या कानून बनाने में यानी उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो सलाह ले सकते हैं ये सर्वोच्च न्यायालय से, और वो सलाह को माने ना माने उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए इसके बाद मान्यवादी सीएजी है। तो मान्यवादी सीएजी का अर्थ होता है एक अधिकारी पद है। मान्यवादी एक होता क्या है? मान्यवादी एक पद है। मान्यवादी पद की नियुक्ति अनुच्छेद 76 में किया गया है। ये होता क्या है कि प्रधानमंत्री के विमर्श से राष्ट्रपति पद को नियुक्ति करते हैं मान्यवादी। ये अधिकारीगण ये होते क्या हैं? किसी भी विधि या कानून को बनाने में सक्षम होते हैं और उस कानून को जो पारित करेंगे वो राष्ट्रपति कर सकेंगे, ताकि वो ऐसा कानून या नियम लगाएंगे कि फिर उसको न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सके। तो एक पद है। और अनुच्छेद 148 में एक कैग पद की नियुक्ति की गई है। जो कैग पद नियुक्ति होता क्या है? ये होता है जिसे किसी भी यानी कानूनी अपराध है यानी घोटाला के बारे में जितने भी अगर पकड़ना है तो ये जो है कैग के द्वारा ही उसको पकड़ा जाता है। जैसे 2G स्पेक्ट्रम ये जब भी जो घोटाला हुआ था वो घोटाला में ये किसका ही उजागर किया? कैग ने ही उजागर किया, जो अनुच्छेद 148 में इसकी व्याख्या की गई है इसकी पद की। तो आइए दोस्तों, अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जो भी चाहें वो कर सकते हैं। और ऐसे मेरे नोटिफिकेशन, ताकि सब्सक्राइब ज़रूर करें कि नोटिफिकेशन आपके पास कोई भी वीडियो डाले तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।